अब क्या बोलेंगे? जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक तो यही कहा जा रहा था कि बाजार इस ट्रेड डील के इंतजार में है, डरा हुआ है, पता नहीं डील कैसे होगी, कैसे बात बनेगी, कब तक डील होगी। लेकिन अब तो ट्रेड डील का ऐलान भी हो गया, बाकी देशों के मुकाबले सस्ती टैरिफ भी लग जाएगी, ये भी साफ हो गया है। बाजार ने हालांकि अगले दिन उत्साह दिखाया भी, लेकिन अगले ही दिन फिर वही ढाक के तीन पात। बड़ा मुश्किल है। अब एक नया बहाना ढूंढा जा रहा है। कोई बाजार के वैल्यूएशन को दोष दे रहा है, तो कोई अर्निंग सीजन को, तो कई एफआईज को, तो कोई रुपए के डिप्रिसिएशन को। आखिर बाजार के डर के पीछे का सच क्या है? और इन सब के बीच आईटी सेक्टर जो पिछले दिनों संभलता हुआ दिख भी रहा था, एंथ्रोपिक की नई एआई टूल्स के ऐलान ने उस पर भी पानी फेर दिया। हालांकि राहत की बात है यह है कि कुछ एक सेक्टर ने अच्छे संकेत देने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं उनको कोई नजर न लग जाए। लेकिन आप यहाँ पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, सुदीप सर हैं, मार्केट्स स्मिथ हिंदी के इक्विटी रिसर्च हेड इक्विटी मयूरेश जोशी साहब हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सुनील साहब आपसे ही करूंगा, क्योंकि हम लोग पहले भी कई बार चर्चा किए थे और ये था कि हर कोई इंतजार कर रहा है ट्रेड डील का। ट्रेड डील तो हो गई, मतलब ऐलान हो गया, अब तो औपचारिकताएं बाकी है, लेकिन बाजार आखिर डरा हुआ क्यों है? नहीं, बाजार डरा हुआ नहीं है। मैं कहूंगा कि दो चीज है। एफआईआईज हाँ, जरूर इंडिया को अभी भी पूरी ताकत से नहीं खरीद रहे हैं और दूसरे डीआईएस भी इंतजार कर रहे हैं, तो डीआई की बाइंग भी कम हुई है। तो एफआईआईज की बात करें, मैं थोड़ी आंकड़े मैंने स्टडी किया है और उसमें क्या हाँ, साफ हाँ, दिख रहा है कि देखिए, एक तो ये जियोपॉलिटिकल के कारण थोड़ी इमर्जिंग मार्केट से रिस्क ऑफ ट्रेड हो चुकी है। तो यूएस में वापस थोड़ी ग्रोथ दिखने के कारण और इंटरेस्ट रेट 4% होने के कारण थोड़ा बहुत इमर्जिंग मार्केट के अंदर फ्लोस कम हो रहा है, उसका इंडिया का भी असर पड़ रहा है। नंबर 2, मैंने देखा कि जो ट्रेडिशनल इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर जो हेवी वेट्स थे, जैसे ब्रिक और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, रशिया के बाद छोड़िए, तो चीन में भी जनवरी में लास्ट वीक में भयंकर सेलिंग हुई है। और ये क्या है कि एक एआई ट्रेड, तो साउथ कोरिया और ताइवान ने बल्क ऑफ द एफआईआई फ्लोस जो इमर्जिंग मार्केट हो रही है उसको छीन लिया है। वो एक बात सच है जो हो रही है। और दूसरी बात है कि लोग भी जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है, मैंने देखा कि ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट फंड और एक्टिवली मैनेज इमर्जिंग मार्केट से फंड निकालकर एक्टिव पैसिव्स, यानी जो सेक्टरली स्पेसिफिक इमर्जिंग मार्केट टेक्नोलॉजी या एआई उसी जगह में पैसा डाल रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर का भी काम है। तो एफआईएस और एक्टिव एफआईएस भी इंडिया का वेटेज, जैसे मैंने देखा कि इवन क्रिस वुड ने अपना इंडिया का वेटेज को कम कर दिया है। तो एक वो माहौल है कि अभी भी वो एआई ट्रेड चालू है, इसलिए एफआईएस। सेकंड चीज है, ये ट्रेड डील साइन होने के बाद मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन आईटी, आपने आईटी का जिक्र किया, वो बाद में आते हैं, मगर इंडियन आईटी और इंडियन बैंकिंग को बेचकर जो ट्रेड डील के फेवर जो में टेक्सटाइल है, इधर उधर अपना पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी वो थोड़ा रोटेशन करवा रहे हैं। तो ये सब कुल मिला के एक एफआईएस की जो कहते हैं ना कि पूरी जो ताकत है वो नहीं आ पाई। और डीआईएस का बात अलग है। डीआईएस ने भी देखिए उस दिन 5,000 करोड़ ट्रेड डील के दिन में एफआईएस की बाइंग दिख रही थी। आधा शॉर्ट सेलिंग के कारण था, आधा जो मैंने कहा बाइंग था। बट डीआईएस ने खाली 1,000 करोड़ खरीदा, क्योंकि डीआईएस को ट्रेड डील का उतना फिक्र नहीं था जितना उनको अर्निंग सीजन का है। और वो अभी भी वेट कर रहे हैं पूरी अर्निंग सीजन होने तक, जब वो कमिट करें कैपिटल को, जहां पे उनको अच्छी एक अर्निंग्स ग्रोथ की ये दिख रही है। क्योंकि डीआईएस खाली ट्रेड डील के अनाउंसमेंट से जाके एलोकेशन नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात ट्रेड डील के बारे में मैं खत्म कर दूंगा मेरी स्पीच को, वो ये है कि ट्रेड डील भले ही हो जाए, टैरिफ भले ही 18% आ जाए, तो फैक्ट इज के एक विन विन ट्रेड डील होना है तो कुछ ना कुछ सेक्टर में हमें कुछ यील्ड करना होगा, अमेरिका को कुछ यील्ड करना होगा। कौन सी सेक्टर में हम वो थोड़ा ये कर देंगे ना, अपना छोड़ देंगे, वो पता नहीं। तो अभी सेक्टरल कॉल उसके बेसिस पे लेना भी एक डिफिकल्ट है। तो ये सब कुल मिलाकर मैं समझूंगा इज द रीजन के आपको इंडिसेस में वो नहीं दिख रहा है। बट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर अभी भी पोस्ट ट्रेड डील के अभी भी अच्छे चले हैं।
तो मतलब मोटा मोटी कहें तो आपकी बातों को तीन फैक्टर आपने बताए। एक तो एफआईआईज को दुनिया के और भी बाजार हैं जहां पर वो ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं तो वहां जा रहे हैं। दूसरा, घरेलू मोर्चे पे जो बैंक जैसे चीज़ें थे वहां से निकल कर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं, तो डीआईज का पैसा वहां जा रहा है, तो एक रोटेशन वहां पे हो रहा है। और तीसरी जो बात आपने की वो ये थी कि अर्निंग सीजन का भी थोड़ा सा यहाँ पे मूड माहौल है जो वैसा नहीं आया जितना की अपेक्षा की जा रही थी। गौरांग शाह साहब, आपको लगता है यही तीन फैक्टर हैं जो बाजार को अभी थामे हुए हैं, मतलब उठने नहीं दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, सुनील जी को, सुदीप जी को और मेरे मित्र मयूरेश जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, कारण एक नहीं अनेक हो सकते। जैसे अभी सुनील जी ने बताया, 3-4 कारण है, बिल्कुल है। एक चीज जो अभी सुनील जी ने भी जिक्र किया कि ट्रेड डील की मंजूरी आ गई, लेकिन विस्तार क्या है उस ट्रेड डील में? जैसे भारत और यूके के बीच में साइन हुआ और जो जानकारी हमें मिली, आपको मिली, वो जानकारी अभी तक हमें है नहीं। माननीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बताया कि आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर होंगे और दोनों गुटों के बीच एक बायलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जानकारी मिलेगी। वो शायद मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं कितना सही है, मार्च के महीने के आसपास होगा। मार्च के 10 या 15 तारीख के भीतर हमें ये जानकारी मिलेगी। तो जब जानकारी नहीं है तो पहले से ही उसके ऊपर तर्क लगा करके कुछ क्षेत्र के ऊपर और उन क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर सौदे करना मेरे ख्याल से अनिवार्य बात नहीं है। जानकारी मिल जाए, भले थोड़ा महंगा निवेश करने मिले, उसके बाद करें, जानकारी मिलने के बाद करें, पहली बात। दूसरी बात, खाड़ी देश में अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से बात हो रही है और आज जिस तरीके से खबरें आई कि वार्तालाप हो रहा है, अभी तक उसका निष्कर्ष क्या है वो हमें पता नहीं है। विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, पहले भी 2024 से कर रहे हैं, अक्टूबर से पिछले साल किया, इस साल की शुरुआत से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं लक्ष्मण जी कि हमने जो सर्वोच्चम स्तर देखा था 26,370 या 75 के आसपास का, वहां से हमने गिरावट देखी, करीबन 24,500, 400-500 तक गए और फिर हम उन्हें ऊपर की तरफ गिराए। तो महज मामूली कुछ प्रतिशत का करेक्शन ये है, मैं मानता हूं ये लोअर सिंगल डिजिट करेक्शन है, 3 या 4 या 5% के आसपास का। तो इसमें इतना, और बाजार देखिए लक्ष्मण जी, बाजार हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा, बाजार अपनी सोच के हिसाब से और अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से चलेगा। हमें क्या चाहिए? धैर्य चाहिए और थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता। अगर ये आपके पास है तो अभी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत जल्द हमने जो नया सर्वोच्चम शिखर बनाया था वो पार कर लेंगे और एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाएंगे। हाँ, तीसरी तिमाही को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा है, बड़ी निराशा नहीं है, थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन वो मैं मानता हूं कि चौथी तिमाही और अगले नए वित्त वर्ष में इसकी भरपाई हो जाएगी और हम फिर से सक्षम रूप से आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर कंपनी के नतीजों ने सहारा दिया तो बाजार अपने आप को ऊपर की तरफ संभाल लेगा, अगर नहीं दिया तो वो नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। तो दरअसल कंपनी के नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे होंगे।